नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स सामान्य विज्ञान क्लास 6 से 12 ओल्ड और न्यू दोनों मिला हुआ है। ठीक, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट विषय सूची मात्र हम अपन अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिएगा प्लीज। गति भी अपलोड कर दिए हैं। इस बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम भी अपलोड कर दिए, 3 पार्ट अपलोड कर दिए हम। कार्य तथा कार्य ऊर्जा और शक्ति अपलोड करेंगे अभी जस्ट। ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति में भी ऑल टू ऑल अपलोड नहीं करेंगे, कार्य करेंगे, ऊर्जा करेंगे और शक्ति करेंगे, तब उसके बाद ये दोनों एक साथ होगा। ठीक है, इसे इतना बड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा। चलिए चैप्टर पे मिलते हैं। चलिए, कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर 4 कार्य ऊर्जा शक्ति में पहले फिर 9 क्लास का है कार्य ऊर्जा। ठीक है, क्लास 10 में भी ऊर्जा के स्रोत हैं। क्लास 11 चैप्टर 5 में कार्य ऊर्जा शक्ति है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं करता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं करता है, जैसे साइकिल चलाना, पुस्तक पढ़ना, मैदान में खेलना, बातचीत करना, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना आदि। साधारण भाषा में इन सभी क्रियाओं को कार्य कहते हैं। सब क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार कार्य तभी किया हुआ माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में विस्थापन होता है तथा सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बोले कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? कार्य वह भौतिक क्रिया है। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें बल लगाकर किसी वस्तु को कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें बल लगाकर किसी भौतिक को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, उसी को बल कहते हैं। ठीक है, बल की परिभाषा हो गई। ओके, चलिए कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। कार्य का जो है वैज्ञानिक संकल्पना। विज्ञान के अनुसार कार्य होने के लिए निम्नलिखित 2 दशाओं का पूरा होना आवश्यक है। 2 दशाओं का पूरा होना आवश्यक है। विज्ञान के अनुसार कार्य होने के लिए निम्नलिखित 2 दशाओं का पूरा होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, यदि उपयुक्त में से कोई भी स्थिति पूर्ण नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया माना जाता है। चलिए ठीक है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य W बल के परिणाम F तथा बल की दिशा में चली गई दूरी S के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोला? किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य W बल के परिणाम F तथा बल की दिशा में चली गई दूरी S के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर F गुना S, W बराबर F गुना S। ठीक है, चलिए देखिए, फोटो के द्वारा समझाया गया भी है। फोर्स लगा रहा है, बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने से वह बल की दिशा के साथ थीटा कोण पर S दूरी तक विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा? क्या? W बराबर बड़ी F cos थीटा गुना S। ठीक है, फिर देखिए यहाँ कैसे cos थीटा है। बल की दिशा के साथ थीटा कोण का विस्थापन कार्य में केवल परिणाम होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। कार्य में परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। ठीक है, चलिए कार्य के मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, 2 लाइन। SI पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। SI पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। W बराबर F गुना S। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, अर्थात यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। अर्थात यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है।
सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। कार्य के प्रकार। किसी वस्तु पर कार्यरत तथा उसके द्वारा वस्तु के विस्थापन की दिशा के मध्य निर्मित कोण के आधार पर कार्य को निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा जाता है। कार्य के प्रकार। किसी वस्तु पर कार्यरत बल तथा उसके द्वारा वस्तु के विस्थापन की दिशा के मध्य निर्मित कोण के आधार पर कार्य का निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा जाता है। निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा जाता है। ठीक, चलिए आइए कौन कौन प्रकार 3 प्रकार देखते हैं। तीनों को पहले देखते हैं। धनात्मक कार्य क्या होता है? धनात्मक कार्य। चलिए, धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क। यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 0 से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 0 से अधिक तथा 90 से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। आइए ऋणात्मक का कार्य। ऋणात्मक कार्य निगेटिव वर्क। यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 270 से कम हो, ठीक है, देख लीजिए, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। उदाहरण, जब किसी वस्तु को खुरदुरे धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए शून्य कार्य। चलिए शून्य कार्य भी पढ़ते हैं। शून्य कार्य जीरो वर्क। जब बल तथा विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं तब बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। उदाहरण, यदि कोई कुली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफार्म पर चल रहा है तो कोई कार्य नहीं करता है क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत होता है। चलिए वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर बल की दिशा सदैव पिंड के गति के लंबवत होती। क्या बोला? वृत्ताकार पथ, वृत्त जैसे गोल, वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर गोल जैसे गोल 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 घूमते रहे। पिंड पर बल की दिशा सदैव पिंड की गति लंबवत होती है, अतः वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। जब विस्थापन शून्य होता है तब कार्य शून्य होता है। जब विस्थापन शून्य होता है तो कार्य शून्य होता है। उदाहरण, यदि कोई भार उत्तल 150 kg द्रव्यमान के भार के कुछ समय तक अपने कंधे पर लगाकर उठाए खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। यदि बल शून्य है तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि बल शून्य है तो किया गया कार्य शून्य होगा। उदाहरण, किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल नहीं लग करता है क्योंकि चिकने तल पर घर्षण नगण्य होता है, अर्थात इस स्थिति में किए गए कार्य को शून्य माना जाएगा। यदि बल शून्य है तो किया गया कार्य शून्य होगा। उदाहरण, किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता है क्योंकि चिकने बल पर घर्षण नगण्य होता है, अर्थात इस स्थिति में किए गए कार्य को शून्य माना जाएगा। अब पढ़ते ऊर्जा के बारे में। कार्य खत्म, कार्य के ठीक। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन कार्य से किया जाता है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन कार्य
कार्य से किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक बोलेगा तो किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बड़ा 10⁻³ जूल होता है। 10⁻³ जूल होता है। ठीक, चलिए। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। प्रकृति में ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है। प्रकृति में जो ऊर्जा है अनेक रूपों में पाई जाती है, जिनमें से ऊर्जा के कुछ सामान्य रूप निम्नलिखित हैं। प्रकृति में ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, जिनमें से ऊर्जा के कुछ सामान्य रूप निम्नलिखित हैं। ऊर्जा की भी रूप है। ठीक, पहले यांत्रिक ऊर्जा पे पढ़ते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, चलिए। उदाहरण: गतिशील कार की ऊर्जा, छत पर रखी पानी की टंकी में पानी की ऊर्जा आदि यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, चलिए, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हो गया। आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसके ताप या आंतरिक बलों के कारण संचित की गई ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके ताप या आंतरिक बलों के कारण संचित की गई ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा। फिर आंतरिक ऊर्जा और है कुछ। अतः प्रत्येक वस्तु में अनुपस्थित होते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष कंपनशील होते हैं। वस्तु में अणुओं की गति के कारण गतिज ऊर्जा तथा आणविक बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा उपस्थित होती है। वास्तव में वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है जी, 3 नंबर पर तीसरा ऊर्जा उसमें तथा तापीय ऊर्जा के बारे में कुछ जान लीजिए। जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है। जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है या किसी वस्तु के तप्त अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के तप्त अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं के अव्यवस्थित विचरण के कारण उत्पन्न होती है। किसी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं के अव्यवस्थित विचरण के कारण उत्पन्न होती है। भाप में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। भाप इंजन में ऊष्मा उपयोगी यांत्रिक कार्य करने में प्रयुक्त होती है। ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण की मूल धारणा इस लक्षण में प्राप्त की जा सकती है कि 1 किलोग्राम जल 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऊष्मीय और तापीय ऊर्जा के बारे में हो गया। चलिए, अब रासायनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, किसी रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस रासायनिक यौगिक की रचना करने वाले तत्वों की ऊर्जा में अंतर को रासायनिक यौगिक कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस रासायनिक यौगिक की रचना करने वाले तत्वों की ऊर्जा में अंतर को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा रासायनिक यौगिक के परमाणुओं में उपस्थित बंधों के कारण होती है। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक यौगिक के परमाणुओं में उपस्थित बंधों के कारण होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। ठीक है, बोलेगा रासायनिक ऊर्जा किसी रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस रासायनिक यौगिक की रचना करने वाले तत्वों की ऊर्जा में अंतर को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात रासायनिक ऊर्जा रासायनिक यौगिक के परमाणु में उपस्थित बंधों के कारण होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए आप पढ़ते आगे से। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से कम होती है तो ऊर्जा को अवशोषण होता है तथा इसके विपरीत स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह अभिक्रिया क्रमशः
ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी कहलाती है। उदाहरण: विद्युत सेल की ऊर्जा कोयले या तेल में निहित ऊर्जा जो उसका दहन करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, आइए 5 नंबर विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ऑल टू ऑल ऊर्जा खत्म। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान विद्युत आवेश के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है जो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। विद्युत ऊर्जा के बारे में फिर पढ़ते हैं। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा वो समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है जो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। विद्युत ऊर्जा हो गया। विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब। आइए नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। किसी भी परमाणु के नाभिक का निर्माण न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा होता है। क्या बोला? किसी भी परमाणु के नाभिक का निर्माण होता है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्वारा होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जिस ऊर्जा के माध्यम से नाभिक में संग्रहित रहते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जिस ऊर्जा के माध्यम से नाभिक में संग्रहित होते हैं उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में व्यक्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में व्यक्त होती है। चलिए ठीक है। विखंडन में एक भारी और अस्थायी नाभिक जैसे यूरेनियम U-235-92 एक न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा हल्के नाभिकों में व्यक्त हो जाता है। इस प्रक्रम में अंतिम तथा प्रारंभिक उत्पादों के दरम्यान में अंतर होता है और यह दरम्यान क्षति ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिकों के संलयन द्वारा एक हीलियम बनता है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के चारों नाभिकों के कुल द्रव्यमानों से कम होता है। प्रकाश ऊर्जा जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि से प्राप्त। ठीक है। ऊर्जा के बारे में 7 तरह के पढ़े। आइए फिर है ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा तेज गति से बहती वायु में गतिज ऊर्जा होती है। तेज गति से बहती वायु में गतिज ऊर्जा होती है। वायु की यही ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। तेज गति से बहती वायु की गतिज ऊर्जा होती है। वायु की यही ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों, जल पंप आदि में किया जाता है। वर्तमान में पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करने में भी करते हैं। विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। आइए जल ऊर्जा। बहते जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। इसकी सहायता से विद्युत धारा जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। भारत में लगभग 25% विद्युत जल स्रोतों से प्राप्त होती है। आइए जैव भार ऊर्जा। गोबर गैस तथा कचरे आदि से प्राप्त ऊर्जा को जैव भार ऊर्जा कहते हैं। गोबर गैस अथवा कचरे आदि से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इससे मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ऊर्जा स्रोतों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल आधार सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ऊर्जा स्रोतों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल आधार सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। क्या बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं तथा निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित हैं। E = mc²। ठीक है, जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ठीक है, उपरोक्त समीकरण को द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य संबंध कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान 1 किग्रा हो तो 1 किग्रा हो तो ऊर्जा E = 1c²। 1 × 3 × 10⁸ 9 × 10⁻16 जूल। ऊर्जा व द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तनीय है। ठीक है। अब आइए यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। यह एक अदिश राशि है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m जो कि वेग v से गतिशील है तब वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर ½ mv²। ऐसा पद्धति में गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल तथा सीजीएस पद्धति में अग्र होता है। ठीक है, आइए गतिज ऊर्जा के उदाहरण। बंदूक से चली गई गोली में गतिज ऊर्जा होती है जिस कारण वह लक्ष्य को कुछ दूरी तक भेद करती है। बंदूक से चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है जिस कारण वह लक्ष्य को कुछ दूरी तक भेद सकती है। बहते पानी में गतिज ऊर्जा होती है जिसका उपयोग टरबाइन को घुमाने में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को बहाकर ले जाने की क्रिया किया जाता है। गतिशील वायु में गतिज ऊर्जा होती है जिसके द्वारा पवन चक्कियों का संचालन तथा नावों में गति प्रदान की जा सकता है। ठीक है, आइए स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। अब किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण ऊर्जा प्राप्त को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में निहित है जैसे गुरुत्वीय, प्रत्यास्थ, रासायनिक, विद्युत आदि। ठीक है, कहलाता है। आइए स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। बांध में ऊंचाई पर संचित जल में गुरुत्व स्थिति ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से टरबाइन घूमती है। जब हथौड़े को ऊपर उठाया जाता है तो उसमें गुरुत्व स्थिति ऊर्जा संरक्षित हो जाती है जिसके माध्यम से कील लकड़ी को गड़ जाती है। जब घड़ी या खिलौने में चर्बी भरी जाती है तो घड़ी या खिलौने से संबंधित स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा संचित हो जाती है। जब धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो डोरी से प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा संचित होती है जिसके माध्यम से तीर को गति प्राप्त होती है।
स्थिति ऊर्जा के भी प्रकार हैं। स्थिति ऊर्जा के मुख्य प्रकार निम्न है। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य वस्तु के गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाने हेतु कार्य करने की क्षमता को गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यह कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाने हेतु कार्य करने की क्षमता को गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इस गुरुत्व स्थिति ऊर्जा U बराबर mgh, स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, h बराबर ऊंचाई। किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होता है। वस्तु के भार के बराबर होता है। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा वस्तु में उसकी प्रत्यास्थ गुण के कारण उपस्थित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा वस्तु में उसकी प्रत्यास्थ गुण के कारण उपस्थित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। U बराबर हाफ kx², k बराबर स्प्रिंग का बल नियतांक, x बराबर स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया, शक्ति भी नहीं पाया। चलिए शक्ति को देख लेते हैं। कार्य व ऊर्जा व शक्ति भी देखना जरूरी है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरित की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरित की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई कर्ता t समय में W कार्य करता है तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय P बराबर W/T होता है। शक्ति का मात्रक वाट तथा वाट का प्रतीक W है, जो कि जेम्स वाट के समान में रखा गया है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। व्यवहार में किलोवाट का मेगावाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है, साधारणतः मशीनों को शक्ति की अश्व शक्ति से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। कार्य ऊर्जा शक्ति में ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक, इसको पढ़ते हैं। एक कार्य ऊर्जा शक्ति अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए। ठीक है, मेरा लिस्ट में बना हुआ, जाके देख लीजिए। पूरा साइंस एक क्वेश्चन करके अपलोड करेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण हो सकता है। अतः विश्व की कुल ऊर्जा परिणाम ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण हो सकता है। अतः विश्व की कुल ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरण में मान्य है। प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। ऊर्जा का रूपांतरण आइए। ऊर्जा के विभिन्न रूपों को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है तथा ऊर्जा के रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ऊर्जा का रूपांतरण कहलाती है। इसके उदाहरण निम्न है। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा के विभिन्न रूपों को एक दूसरे में रूपांतरित किया जाता है तथा ऊर्जा के रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ऊर्जा का रूपांतरण कहलाती है। इसके उदाहरण निम्न है। पहले, पौधे द्वारा भोजन का निर्माण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा के रूप में कृत बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा के रूप में कृत बनाते हैं। ठीक है, पेशीय ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन।
जब हम गेंद को फेंकते हैं तो हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा गेंद की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब हम गेंद को फेंकते हैं तो हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा गेंद की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। आइए, बिजली के बल्ब का जलना, इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में होती है। इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में होता है। बिजली के बल्ब का जलना, इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में निहित होता है। घरों में बिजली के उपकरणों के उपयोग में घरों में लगे बिजली के पंखे, फ्रिज, कूलर, एसी आदि में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा व उसमें ऊर्जा के रूप में होता है। घरों में बिजली के उपकरणों के उपयोग में घरों में लगे बिजली के पंखे, फ्रिज, कूलर, एसी आदि में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा व उसमें ऊर्जा में के रूप में होता है। डायनमो में विद्युत उत्पन्न करना, डायनमो से विद्युत उत्पन्न करना, इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होती है। ऊष्मा इंजन, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक। लालटेन का जलना, इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। लालटेन का जलना। लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि उत्पन्न होना, इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। mgh प्लस हाफ mv² बराबर अचर। ठीक है। निकाय में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। परंतु प्रत्येक क्षण उनका क्षेत्र नियत रहता है। यही यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। आइए, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। ठीक है। आइए, ऊर्जा के स्रोत। वह स्रोत जो सरलता से नियत दर पर लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सके, ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। किसी अच्छे ऊर्जा स्रोत में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। समान मात्रा से अधिक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण व परिवहन में आसान हो, कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक है। आइए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं तथा जिनका निर्माण अत्यंत अधिक समय में हुआ है पारंपरिक स्रोत कहलाता है। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त तथा जिनका निर्माण उत्पन्न अधिक समय में हुआ है पारंपरिक स्रोत कहलाता है। प्रकृति में ये स्रोत सीमित और अनवीकरणीय होते हैं। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ऊर्जा के प्रमुख परंपरागत स्रोत निम्न है। ऊर्जा के प्रमुख परंपरागत स्रोत निम्नलिखित है। पहला है जीवाश्म ईंधन। चलिए, लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह के अंदर दबे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जो उच्च ताप तथा दाब के कारण सतह के अंदर जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह के अंदर दबे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जो उच्च ताप तथा दाब के कारण सतह के अंदर जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। वास्तव में जीवाश्म ईंधन वह सौर ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संग्रहित की जाती है।
जो प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संग्रहित की गई है। ठीक। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन बनने की क्रिया जीवाश्मीकरण कहलाती है। जीवाश्म ईंधन बनने की क्रिया जीवाश्मीकरण कहलाती है। कुछ 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 प्रमुख जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित हैं। कोयला, क्या है? कोयला यह कार्बन तथा कार्बन के अन्य तत्व हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ बनाए गए यौगिकों का मिश्रण होता है। यह कार्बन तथा कार्बन के अन्य तत्वों हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ बनाए गए यौगिकों का मिश्रण है। यह ऊर्जा का वृहद स्रोत है। इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोलियम, यह काले रंग का एक विशेष गंध वाला अपरिष्कृत तेल है। यह काले रंग का एक विशेष गंध वाला अपरिष्कृत तेल है जो हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण होता है। इसमें पानी, लवण तथा पृथ्वी के कण के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक यौगिक भी मिश्रित होते हैं। क्या होते हैं? पेट्रोलियम, यह काले रंग का एक विशेष गंध वाला अपरिष्कृत तेल है जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रित होता है। इसमें पानी के लवण तथा पृथ्वी के कण अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक यौगिक भी मिश्रित होते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से वाहनों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस, आइए प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। यह जलने पर कम कार्बन और प्रदूषक उत्पन्न करती है। कोयला और पेट्रोलियम उत्पादकों की तुलना में यह हानिकारक गैसों और अन्य प्रदूषकों के कम उत्सर्जन के साथ होती है। कोयला और पेट्रोलियम उत्पादकों की तुलना में यह हानिकारक गैसों और अन्य प्रदूषकों में कम उत्सर्जन के साथ जलती है। यह पेट्रोकेमिकल उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह खाना पकाने, ऑटोमोबाइल के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। गाड़ियों में इसका प्रयोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में हो रहा है जो बहुत लोकप्रिय है। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। गाड़ियों में इसका प्रयोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में हो रहा है जो बहुत लोकप्रिय है। तापीय विद्युत संयंत्र विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबाल कर भाप बनाई जाती है। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबाल कर भाप बनाई जाती है जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसे इसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र क्या है? अब जल विद्युत संयंत्र के बारे में। ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थिर ऊर्जा है। ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थिर ऊर्जा है। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थिर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थिर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। चूंकि ऐसे जल प्राप्तों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थिर ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबंध किया जा सके। ठीक है। जल विद्युत उत्पादन का सिद्धांत। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों को रोककर बड़े जलाशय में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता है। जल विद्युत संयंत्र करने के लिए नदियों को रोककर
बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप इसमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपर भाग में पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। बांध के ऊपर भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार पर पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत उत्पादन होता है। ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। यंत्र विज्ञान में भिन्न स्रोतों की सहायता से सुधार किया जाता है। जैव मात्रा, यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जैव मात्रा यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जैसे लकड़ी, फसलों के अवशेष, गन्ने के छिलके, गाय के गोबर के उपले आदि को घरों तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग लिया जाता है, जिसे जैव मात्रा कहते हैं। जैव मात्रा का उपयोग विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है। लकड़ी का कोयला, यह लकड़ी को नियंत्रित हवा में उपस्थित में जलाकर प्राप्त किया जाता है। इसकी तापीय या ऊष्मीय क्षमता लकड़ी से अधिक होती है तथा अपेक्षाकृत कम धुआं उत्पन्न करता है। बायोगैस, गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे विविध पादप तथा वाहित बल आदि के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होकर बायोगैस प्राप्त होती है। इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आणविक पदार्थ मुख्यतः गोबर होता है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस बनाने में जिस संयंत्र का उपयोग करते हैं वह बायोगैस संयंत्र कहलाता है। इसका आकार गुंबद की आकृति का होता है, जो ईंटों से बना होता है। बायोगैस संयंत्र के मुख्य भाग निम्न है। निर्गत कक्ष, यह स्लरी को बाहर निकालने का कक्ष है। प्राप्त अवशेष का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित होते हैं। ठीक है। मिश्रण टैंक, पशुओं का गोबर तथा पानी मिलाकर मिश्रण टैंक में स्लरी तैयार की जाती है। गैस टैंक, जैव गैस की संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टैंकी में संचित किया जाता है तथा गैस को उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। आंतरिक कक्ष, यह मिश्रण कक्ष को संपाचित्र कक्ष से जोड़ता है। इसमें एक स्लोप बना होता है, जिससे स्लरी आसानी से संपाचित्र कक्ष में पहुंच जाती है। ठीक है। संपाचित्र कक्ष, फिर से यह चारों ओर से एक बंद कक्ष होता है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। वो वायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर बायोगैस का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन का समय लगता है। पवन ऊर्जा, गतिशील हवा को पवन कहते हैं। वायु की तीव्र गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिशील हवा को पवन कहते हैं। वायु की गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है: विद्युत उत्पादन में तथा नदियों व समुद्र में नावों को चलाने में। पृथ्वी की सतह के अंदर से बाहर पानी बाहर निकालने में पवन ऊर्जा। अनाज पीसने की चक्कियों में वायु मील द्वारा घूर्णित करके कुएं से पानी निकालने में पवन ऊर्जा। ठीक है। पवन चक्की, यह गतिशील वायु की ऊर्जा से कार्य करने वाली एक मशीन है। जिसकी संरचना में बिजली के पंखे के आकार का समान एक ऊंचाई की पंखुड़ियों को पोल पर लगा दिया जाता है। यह गतिशील वायु की ऊर्जा से कार्य करने वाली एक मशीन है। इसकी संरचना में बिजली के पंखे के आकार के समान एक ऊंचाई पर पंखुड़ियों का पोल लगा दिया जाता है। ठीक है। इन पंखुड़ियों की घूर्णन गति का उपयोग पानी के पंपों, आटा मिलों तथा विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। पवन ऊर्जा फॉर्म, व्यापारिक स्तर पर विद्युत ऊर्जा का वायु से उत्पादन करने के लिए पवन चक्कियों अधिक संख्या में एक बृहद क्षेत्र में लगा दी जाती है। व्यापारिक स्तर पर विद्युत ऊर्जा का
वायु से उत्पादन करने के लिए पवन चक्कियों अधिक संख्या में बृहद क्षेत्र में लगा देती है। यह क्षेत्र पवन ऊर्जा फॉर्म कहलाती है। यह क्षेत्र पवन ऊर्जा फॉर्म कहलाती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हमारी जीवन शैली में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हमारी जीवन शैली में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हम अपने कार्यों को करने के लिए अधिकाधिक मशीनों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण से हमारा जीवन स्तर उन्नत हो रहा है, वैसे वैसे हमारी मूल आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ही हमें अधिक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यकता ऊर्जा की पूर्ति के लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को खोजने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ही हमें अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता ऊर्जा की पूर्ति के लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को खोजने की आवश्यकता है। कुछ गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत निम्न है। ऊर्जा स्रोत: सूर्य की विकिरण से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य की विकिरण से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य की सतह के अंदर नाभिकीय संलयन के द्वारा इस ऊर्जा का उत्पादन ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में होता है। इस ऊर्जा का उत्पादन ऊष्मा का प्रकाश के रूप में होता है। सौर ऊर्जा को केवल एक लघु भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परतों पर पहुंच पाता है। सौर ऊर्जा का केवल एक लघु भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परतों पर पहुंच पाता है। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है तथा शेष भाग पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचता है। हमारा देश प्रतिवर्ष इतना करोड़ किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। स्वच्छ आकाश की स्थिति में पृथ्वी के किसी क्षेत्र के प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसत परिणाम 4 से 7 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर के बीच होता है। आइए, सौर ऊर्जा के लाभ और निम्नलिखित। सौर ऊर्जा के लाभ निम्नलिखित हैं। इसमें प्रदूषण नहीं होता है। ये हमारे देश में ग्रीष्म देशों की भांति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह मूल्य रहित है। इसका व्यवहारिक उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा धुंधली होती है अतः इसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग सीमित है। यह पूरे समय समान मात्रा में सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं होता है। नहीं होती है। रात्रि में उपलब्ध नहीं होती है। आकाश में बादल होने पर उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है। सौर स्थिरांक पृथ्वी की सतह पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित होने वाली सौर ऊर्जा को ही सौर स्थिरांक कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित होने वाली सौर ऊर्जा को ही सौर स्थिरांक कहते हैं। सौर ऊर्जा युक्तियां: वे युक्तियां जिनके प्रचलन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग होता है सौर ऊर्जा युक्तियों कहलाती है। जैसे सौर कुकर, सौर पैनल, सौर सेल आदि। सौर ऊर्जा के कुछ प्रमुख युक्तियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन? सौर कुकर: इस युक्ति में पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाया जाता है। इस युक्ति में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके खाना बनाया जाता है। खाना बनाया जाता है। इसमें एक पृथक्कृत धातु का बक्सा तथा लकड़ी का बक्सा होता है, जिसको अंदर से काला पेंट कर दिया जाता है, जिससे यह अधिकतम सूर्य के विकिरणों का अवशोषण कर सके। इस बॉक्स के ऊपर एक कांच की पतली आवरण होती है। बॉक्स में एक समतल दर्पण को परावर्तक के रूप में लगा दिया जाता है। कुछ सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करके सूर्य की किरणों को फोकसित किया जाता है। सूर्य की किरणें, ठीक है, देख लीजिए। सौर कुकर के लाभ निम्नलिखित हैं। यह ईंधन बचाता है। इससे प्रदूषित नहीं होता है।
इसमें खाना पकाने की क्रिया धीमी होती है अतः खाने में पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है। यह एक समय में 4 प्रकार के व्यंजन पका सकते हैं। सौर कुकर की सीमाएं निम्नलिखित हैं। इसका उपयोग आकाश में बादल होने पर रात्रि में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक, इसका उपयोग रोटियां बनाने या खाना पकाने को तलने के लिए नहीं किया जा सकता है। सौर कुकर की दिशा समय समय पर परिवर्तित करनी पड़ती है जिससे यह अधिकतम समय तक सूर्य की ओर रहे। ठीक है, सौर सेल के बारे में पढ़ते हैं अब। सौर सेल सौर सेल ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल से 0.5 से 1.0 भी वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है। यह लगभग 0.7 वोल्ट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। यह वातावरण के अनुकूल है तथा कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। इसको बनाने की प्रक्रिया कुछ महंगी होती है। क्या होती है? कुछ महंगी होती है। सौर सेलों के उपयोग निम्नलिखित हैं। सड़कों पर प्रकाश के लिए, ट्रैफिक सिग्नल में तथा पानी के पंपों में। सड़कों पर प्रकाश के लिए, ट्रैफिक सिग्नल में तथा पानी के पंपों में। समुद्र स्थित प्रकाश स्तंभों को बिजली देने में। दूरस्थ स्थानों में रेडियो तथा टीवी के संचारण में। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां तथा संगणकों की परिचालित करने में। कृत्रिम उपयोगों में विद्युत प्रदान करने में, खिलौना में। ठीक है, सौर पैनल के बारे में पढ़ते हैं अब। जब 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 बहुत सारे सौर सेलों को एक क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो यह संयोजन सौर पैनल कहलाता है। जब बहुत सारे सौर सेलों में को एक क्रम में संयोजित कर दिया जाता है तो यह संयोजन सौर पैनल कहलाता है। इससे प्राप्त विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है तथा धारा का मान भी अधिक प्राप्त होता है। यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। इससे प्राप्त विद्युत शक्ति का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है, लेकिन सेलों को एक दूसरे से संयोजित करने के लिए चांदी की आवश्यकता होती है। अतः यह एक महंगी प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा। समुद्र एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा के अनेक प्रारूप हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ज्वारीय ऊर्जा। घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्व खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा को दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वारा पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तरंग ऊर्जा वायु के कारण समुद्र की सतह पर पानी में तरंगें उत्पन्न होती है। इस तरंगों में अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का उपयोग अनेक युक्तियों में जैसे जनित्र की टरबाइन के घूर्णन में तथा विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए, महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्री अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरित विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल सभी परिचालित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। पृष्ठ के तप्त का जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा। भूमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटीय में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इस निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्म स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म स्रोत कहते हैं। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों पर पाइप डालकर इस
भाप को बाहर निकाल दिया जाता है। उच्च दाब पर नकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक होती है, परंतु ऐसे ऐसे बहुत कम क्षेत्र है जहां व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। आइए नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त होती है। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन। पहला है नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। पहले नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पहले पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। इस विखंडन में एक भारी नाभिक का एक विखंडन दो या दो से अधिक छोटे भागों में हो जाता है। इस विखंडन में एक भारी नाभिक का विखंडन दो या दो से अधिक छोटे भागों में हो जाता है। इस विखंडन में असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह विखंडन धीमी गति न्यूट्रॉनों को उस पदार्थ के ऊपर टकराने पर होता है। इस विखंडन धीमी गति के न्यूट्रॉनों को उस पदार्थ के नाभिक से टकराने पर होता है। इस सिद्धांत के आधार पर नाभिकीय संयंत्र विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। विखंडन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा विखंडन अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है। यह क्षय हुआ द्रव्यमान आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण के अनुसार ऊर्जा को परिवर्तित हो जाता है। आइए नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ते हैं। नाभिक जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक किसी अभिक्रिया में संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक किसी अभिक्रिया में संलयित होकर या एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यही अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्न है। अति उच्च ताप 4 से 15 लाख केल्विन, अति उच्च दाब 1 लाख वायुमंडलीय दाब के बराबर, 1 लाख वायुमंडलीय दाब के बराबर। ऊर्जा का वातावरण पर प्रभाव। किसी भी ऊर्जा को प्राप्त करने पर वातावरण को क्षति पहुंचती है। किसी भी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वातावरण को क्षति पहुंचती है तथा वातावरण का संतुलन भी बिगड़ जाता है। जीवाश्म ईंधन की तुलना में वैकल्पिक स्रोतों के क्षति कम होती है। ऊर्जा की बढ़ती खपत के पर्यावरण पर निम्न प्रभाव होंगे। क्या होंगे? निम्न प्रभाव होंगे। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर अम्लीय वर्षा की संभावनाएं बढ़ेगी। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर अम्लीय वर्षा की संभावना बढ़ेगी, जिससे पेड़ पौधे तथा फसलें और खेती की भूमि प्रभावित होगी। पानी में रहने वाले जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जीवाश्म ईंधन के जलने पर हरितगृह प्रभाव की CO2 गैस की मात्रा वातावरण में बढ़ जाएगी। जीवाश्म ईंधन के जलने पर हरितगृह प्रभाव की CO2 गैस की मात्रा वातावरण में बढ़ जाएगी। ऊर्जा के लिए वनों तथा पेड़ों की कटाई बढ़ने से मिट्टी के कटाव उत्पन्न होंगे तथा वन्य जीवों के जीवन का खतरा बढ़ जाएगा। ऊर्जा के लिए वनों तथा पेड़ों की कटाई बढ़ने से मिट्टी में कटाव उत्पन्न होकर तथा वन्य जीवों के जीवन का खतरा बढ़ जाएंगे। जल तापीय विद्युत घर वातावरण में असंतुलित उत्पन्न कर देंगे। नाभिकीय विद्युत तापीय घरों के निर्माण में वातावरण में रेडियो एक्टिविटी की मात्रा बढ़ती जा रही है। हाइड्रोजन बम के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो है ताप नाभिकीय अभिक्रिया में आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख सकते हैं। हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं। यह नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतःस्थापित किया जाता है। यह नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतःस्थापित किया जाता है जिनमें ड्यूटेरियम तथा लिथियम होते हैं। जब इस नाभिकीय बम जो विखंडन पर आधारित है और अधिक विस्फोटित करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रोसेकेंड में 10⁻7 के तक बढ़ जाता है। यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप अति विशाल परिमाण की ऊर्जा मुक्त होती है। धन्यवाद। कार्य ऊर्जा शक्ति ऑल टू ऑल खत्म। 2 चैप्टर में 2 वीडियो में कार्य ऊर्जा शक्ति ऑल टू ऑल खत्म। प्लीज ध्यान से देख लीजिए। जो भी गलती हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।